Hello everyone, this is Nidhi, Assistant Professor in Commerce, Guru Nanak College, Firozpur. Today I am going to teach you the subject Business Performance Measurement of MCOM third semester. In last lecture, we have discussed about the importance of corporate performance measurement. Now we are going to discuss techniques of corporate performance measurement. So let's start. Techniques of corporate performance measurement is divided into two categories: financial performance measures and non financial performance measures. फर्स्टली हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है: ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स एंड मॉडर्न फाइनेंशियल मेजर्स। हम फर्स्टली करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स में वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? In accounting, a variance is defined as the difference between a budgeted, planned, or standard amount and the actual amount incurred or sold. Variance analysis uses this standard expected amount versus the actual amount to judge performance. इसमें परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है। ये टू टाइप्स का होता है, फेवरेबल वेरिएंस हो सकता है, अनफेवरेबल वेरिएंस हो सकता है। फेवरेबल कब होगा? ए वेरिएंस कैन बी पुट इनटू द फेवरेबल कैटेगरी व्हेन द रिजल्ट्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। सेकंड पॉइंट, अनफेवरेबल वेरिएंस, द वेरिएंस कैन बी जज्ड एज अनफेवरेबल इफ द रिजल्ट्स आर वर्स देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम अकाउंट्स में जब वेरिएंस कोस्टिंग करते हैं तब हम देखते हैं कि वेरिएंस कोस्टिंग में हम देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, वेरिएंस ओवरहेड, वेरिएबल वेरिएंस ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। ठीक है, हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इस अकॉर्डिंग हम कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट. It is a measure of the profit margin that focus on the proportion of sales revenue which is left after the deduction of variable cost associated with the product. Contribution margin का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी वो अमाउंट हमारे पास जो लेफ्ट रह जाता है आफ्टर इनकरिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस, दिस इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट टू कवर द फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और टू ऐड टू द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितना हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। Third point is return on investment. Return on investment is performance measure used to evaluate the efficiency of investment. It compares the magnitude and timing of gains from investment directly to the magnitude and timing of investment cost. इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है net profit after interest and taxes divided by total assets into 100. जितनी हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी अच्छी, उतनी हम कहेंगे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या है हमारे पास? द रेशियो इज द न्यूमेरिकल और एन अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स. इट इज एक्सप्रेस्ड व्हेन वन फिगर इज डिवाइडेड बाय अनदर. ठीक है, द डाटा विच आर प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रेडिली अवेलेबल. द कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ फर्म्स विच डिफर इन साइजेस. Ratio can be used to compare a firm's financial performance with industry average. In addition, ratio can be used in form of trend analysis to identify areas where performance has improved or deteriorated over time. ये performance measurement का बहुत ही important tool है। ठीक है, ratios हमारे पास 4 टाइप्स की हैं: liquidity ratio, activity ratios, long term solvency ratios and profitability ratios. In different ratios को calculate किया जाता है to measure the corporate performance. फिफ्थ टेक्निक जो हमारे पास है वो है budgetary control and
reporting. Budget is a detailed plan of operation in quantitative terms for some specific future period. Budget control refers to a system of management and accounting control by which all operations and output are forecasted and actual result when known are compared with budgeted estimates. हम बजट्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उन प्लान्स को, स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कितना डेविएशन आ रहा है. ठीक है, हमारे बजट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम बजटरी कंट्रोल में देखते हैं. ठीक है, अगर परफॉर्मेंस लैकिंग हो रही है तो हम डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं और टाइमली करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. ठीक है, ये हमारा था ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स. इसमें 6 पॉइंट हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is a concept of accounting performance measurement system. The basic idea is that large diversified organizations are difficult, if not organization are different. It if not possible to manage a single segment. अगर हम एक सिंगल सेगमेंट को मैनेज नहीं कर सकते, thus they must be decentralized or separated into manageable parts. फिर हम इन्हें डिफरेंट मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. 4 पार्ट्स हो सकते हैं ये: रेवेन्यू सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर्स. ठीक है, इन सभी सेंटर्स के अलग अलग मैनेजर्स बना दिए जाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है कि आप इस वाले सेंटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और इन सेंटर की जो भी परफॉर्मेंस होगी आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. सारी ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है. इस तरह से परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. 7th पॉइंट इज ट्रांसफर प्राइसिंग. Transfer pricing is the pricing procedure whereby there is a mutual transfer of products and services within the framework of one economic entity or between interrelated entity. The prices according to which the value of transfer product is established are known as transfer prices. The transfer price is a price paid by one division of a firm to another division for some kind of goods and services they may exchange. So ट्रांसफर प्राइसिंग भी अनदर मेथड है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फाइनेंशियल मेजर्स. मॉडर्न फाइनेंशियल मेजर्स यानी जो न्यू चल रहे हैं वो हैं, नंबर फर्स्ट इज रेजिडुअल इनकम. Residual income is the net operating income that is earned by the investment center. ये net operating income है जो investment center earn करता है. This income is the earning that is above the minimum target return. वो income जो हमें मिनिमम टारगेट रिटर्न से ज़्यादा मिल रही है उस इनकम को बोलते हैं रेजिडुअल इनकम. दिस मीन्स दैट अ रेजिडुअल इनकम इज द एक्सेस इनकम अर्न्ड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. In decentralized operation, residual income is the excess of income from operations over the minimum acceptable income. To calculate the residual income, हमारे पास फॉर्मूला है RI is equal to operating income minus operating assets or investment, we can say that, into target rate of return. इस तरह से हमारे पास रेजिडुअल इनकम आ जाएगी विच इज़ अनदर मेथड ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड is an internal management performance measure that compares net operating profit to total cost of capital. ठीक है, तो ये हम EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड को भी यूज़ करते हैं एज एन मेथड ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट. EVA का हमारे पास फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. थर्ड पॉइंट इज इन मॉडर्न फाइनेंशियल मेजर्स में जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो है बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ टूल developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton
to articulate, execute and monitor strategy using a mix of financial and नॉन फाइनेंशियल measures. बैलेंस स्कोर कार्ड में सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स को ही यूज़ नहीं किया जाता बल्कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी यूज़ किया जाता है. इनिशियली फोकस ऑन फाइंडिंग अ वे टू रिपोर्ट ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफ अ बिजनेस हेल्थ rather than the traditional accounting measure which are lagging indicators. The balance scorecard was refocused to measure the firm's strategy. मतलब इसमें उन पर्सपेक्टिव्स को भी ध्यान में रखा जाता है जिन्हें हम फाइनेंशियल यानी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स में इग्नोर कर देते थे. इनमें जो फैक्टर्स लिए जाते हैं वो है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, कि हम शेयर होल्डर्स को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे. सेकेंड पॉइंट इज कस्टमर पर्सपेक्टिव. हाउ डू कस्टमर सी अस. It covered the strategy for creating value and differentiation from the perspective of the customer. Third point is internal business process perspective. What must we excel at? It covers the strategy priorities for various business processes that create customer and shareholder satisfaction. Fourth point is learning and growth perspective. How can we continue to improve and create value? It covers the priorities to create a climate that supports organizational change, innovation, and growth. It therefore focus on all activities that generate financial results rather than the financial side alone. मतलब इसमें सभी तरह के फाइनेंशियल रिजल्ट्स सभी तरह के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है. Now come to the fourth point, activity based costing and activity based management. Activity based costing यानी ABC costing, ABM यानी activity based management क्या है. ABC was developed to provide better insight into how overhead cost should be allocated to individual products और customers, कि हम individually products को और customers को किस तरह से cost assign कर सकते हैं. ये हम ABC cost में करते हैं. After ABC has provided accurate information about the true cost of those activities, ABM makes use of this information through value analysis and performance measures which supports strategic and operational decision making. ठीक है, इस तरह से ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है ताकि हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सके एक्टिविटी में और ये हमें हेल्प करता है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज बेंचमार्किंग. व्हाट इज बेंचमार्किंग? Students, benchmarking is the process of identifying best practice in relation to the products and processes by which those products are created and delivered. The search for best practice can take place both inside a particular industry and outside the industry. The objective of benchmarking is to understand and evaluate the current position of a business or organization in relation to best practice and identified areas and means of performance improvement. हम बेस्ट प्रैक्टिस को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में और विद इन आवर इंडस्ट्री सो दैट वी कैन एबल टू कंटिन्यूस improvement in our activities, productions and operations. Sixth point is Six Sigma. Six Sigma is a performance measurement framework initially pioneered by Motorola but now adopted by companies as diverse as GE, Citigroup और Honda. अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिक्स सिग्मा टेक्निक को यूज़ करती हैं. अभी सिक्स सिग्मा क्या है स्टूडेंट्स? द लेटर सिग्मा derived from the Greek alphabet is used by statisticians to measure the variability of a process. ये variability of a process को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है. Companies that advocates the Six Sigma approach measure their performance against the standard of 3 variations per million opportunities. यानी कि पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज 1 मिलियन के पीछे 3 वेरिएशंस होंगे सिर्फ, विच इक्वेट्स टू गेटिंग थिंग्स राइट 99.999% ऑफ द टाइम.
यानी कि अब एक्यूरेसी कितनी होगी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में 99.99%. Six Sigma is a smarter way to manage a business or a department by managing with facts, figures, and data. Okay. Now come to the seventh point, the performance prism. Performance prism is a second generation performance measurement and management framework that is innovative in its approach. परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम भी एक बैलेंस स्कोर कार्ड जो हमने पहले किया है उसी की तरह होता है, बट इसमें क्या है कि बैलेंस स्कोर कार्ड में हम सिर्फ 4 इंडिकेटर्स को ही कंसिडर करते थे, लेकिन परफॉर्मेंस प्रिज्म में ओवरऑल जितने भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं उनमें हम उसको इंक्लूड करेंगे. यानी कि इट कंसिडर स्टेक होल्डर ग्रुप्स that have been growing in power in recent years such as regulator, pressure group, suppliers. It includes stakeholder satisfaction, strategies, processes, capabilities, stakeholders contribution. Overall इसमें बहुत सारे मतलब जो हमारे indicators हैं वो cover होते हैं. So this is the most important method of corporate performance measurement. So students, ये थे हमारे financial performance measures of measuring corporate performance. Now come to the point, non-financial performance measures. Non-financial corporate performance measures क्या हैं? Business managers traditionally used performance measures based on financial accounts for all these purposes. However, with the introduction of new competitive business concepts such as customization, quick response to customer expectations, new manufacturing techniques like just-in-time, flexible manufacturing system, total quality management, performance measure based on financial accounts have become no longer sufficient. जैसे ही हमारे पास कस्टमाइजेशन आया, ठीक है, हम क्विक रिस्पॉन्स टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के एस्पेक्ट से सोचने लगे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स लॉन्च हो गई हैं, ठीक है, लाइक जस्ट इन टाइम, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो गया है, TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करने लगे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स पर रिलाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके लिए हमें नॉन फाइनेंशियल मेथड्स को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में हम क्या देखते हैं? नंबर फर्स्ट, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन. न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पर भी हम ध्यान देते हैं कि जो हम न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारा कितना सक्सेसफुल जा रहा है. सेकेंड पॉइंट इज मार्केट शेयर फॉर ईच प्रोडक्ट. मार्केट शेयर पर भी ध्यान दिया जाता है, हम ईच प्रोडक्ट के मार्केट शेयर पर भी अच्छे से फोकस किया जाता है. थर्ड पॉइंट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि एक कंपनी की जितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी जज किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में भी फोकस किया जाता है. प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज क्वालिटी की तरफ फोकस करती हैं, तो इसलिए हमें भी प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, फॉर मेजरिंग आवर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट प्रोडक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट. 7 पॉइंट इज इन्वेंट्री टर्नओवर. इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना होगा बिफोर मेजरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है, ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना होगा. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कस्टमर्स के परस्पेक्टिव से हम कैसे सोचते हैं? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, बिकॉज कस्टमर इज किंग इन टूडेज टाइम. कस्टमर इज कंसिडर्ड एज किंग ऑफ द मार्केट. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल मेजरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है,
सेकेंड पॉइंट इज कस्टमर रिटेंशन, जो कस्टमर्स हैं वो कितने रिटेन हो रहे हैं हमारे पास, ये डाटा भी हमें देखना होगा। कस्टमर्स लॉयल्टी भी देखनी होगी कि कस्टमर कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहे किसी और प्रोडक्ट की तरफ या कंपनी की तरफ, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स है परफॉर्मेंस को मेजर करने का, ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कस्टमर्स आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो कितनी क्विक है, कितनी फास्ट है, कितनी एक्यूरेट है, ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज कस्टमर रिटर्न्स, यानी कस्टमर जो हमें गुड्स लेकर जा रहे हैं वो कितनी वापस कर रहे हैं और किस अमाउंट में वापस कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आ रही है और उन्हें हैंडल कैसे किया जा रहा है, ये भी हम देखते हैं बिफोर मेजरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम ये भी देखते हैं कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उनका रेजोल्यूशन का टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुकिंग्स, कि कस्टमर्स गुड्स के लिए कितनी बुक्स करें, कितने ऑर्डर्स हमें दे रहे हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली हमें ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड सोसाइटी। ह्यूमन रिसोर्स यानी जिसमें हमारे पर्सनेल आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। पर्सनेल सेटिस्फैक्शन यानी हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना सेटिस्फाई है कंपनी की पॉलिसी से, प्रोसीजर से, उन्हें बोनस टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को जज करने का। लेबर टर्नओवर कितनी हो रही है, जो हमारे लेबर्स हैं वो हमारे कितना काम को छोड़कर जा रहे हैं, ये कितना रिटेन हो रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। थर्ड पॉइंट इज पर्सनेल डेवलपमेंट, पर्सनेल को हम कितनी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय को हेल्थ सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं नहीं, उनके वेलफेयर की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, हम न्यू जो जनरेशन है उनको कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑफ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का। सिक्स पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी से ही इनपुट्स लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, ठीक है। तो इस सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है वाइल मेजरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। सप्लायर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी जज किया जाता है वाइल मेजरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ वेंडर्स चूजन एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जो स्ट्रैटेजीज बनानी है यानी लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं उसमें हम सप्लायर्स को कितना इंक्लूड कर रहे हैं और कितना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ आर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना एयर पोल्यूशन लेवल क्रिएट कर रही है, ठीक है। बिकॉज हम एनवायरनमेंट को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उतनी ही सोसाइटी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेगी, ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेगी, तो उतना ही हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम बेटर कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ वाटर एफिलेंट डिस्चार्ज लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन का वाटर एफिलेंट डिस्चार्ज लेवल कितना है, कितनी एक्टिवली वर्क कर रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ, नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।